नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, भारत के लिए जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 ने पूरे देश और खासकर स्टूडेंट्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, क्योंकि इस रिपोर्ट में भारत 13वें स्थान से नीचे गिरकर अब 23वें स्थान पर पहुंच गया है। और यह गिरावट सिर्फ एक रैंक बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा संकेत है कि जलवायु नीति, प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा सेक्टर और कार्बन कम करने की दिशा में देश को और तेजी से काम करना होगा, ताकि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के टॉप परफॉर्मर देशों में शामिल हो सके। अब इस पूरी कहानी को विस्तार से और बहुत सरल ढंग से समझना छात्रों के लिए इसीलिए जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में हर प्रतियोगी परीक्षा, हर इंटरव्यू, हर यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस, हर स्टेट पीसीएस, हर क्लासरूम डिस्कशन और हर करंट अफेयर्स एनालिसिस में यह प्रश्न पूछा जाएगा कि आखिर भारत 13 स्थान से क्यों गिरा, यह गिरावट क्या दर्शाती है, यह रिपोर्ट कौन जारी करता है, इसका महत्व क्या है और भारत किन किन सेक्टरों में पिछड़ गया है और तथा किन क्षेत्रों में अभी भी भारत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि CCPI यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है क्या। यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसे 3 ग्लोबल संस्थाएं मिलकर जारी करती हैं, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। और इस रिपोर्ट में 63 देशों तथा यूरोपीय यूनियन का मूल्यांकन किया जाता है कि वे जलवायु परिवर्तन से लड़ने में कितने गंभीर हैं, कितनी प्रगति कर रहे हैं और उनकी नीतियां ग्रह को सुरक्षित रखने में कितनी मददगार हैं। रिपोर्ट 4 मुख्य मापदंडों पर आधारित होती है। पहला, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, दूसरा, नवीकरण ऊर्जा, तीसरा, ऊर्जा उपयोग और चौथा, जलवायु नीति। और इन चारों कैटेगरी में उच्च स्कोर का मतलब है कि देश की स्थिरता की दिशा में अच्छी प्रगति कर रहा है। पिछले साल यानी CCPI 2025 में भारत टॉप 10 देशों में था और यह भारत के लिए एक गर्व की बात थी, क्योंकि भारत दुनिया के उन कुछ देशों में था जिनकी जलवायु नीतियों उभरते हुए नेतृत्व के रूप में देखा जाता था। लेकिन CCPI 2026 में भारत सीधे 13 रैंक से गिरकर 23वें स्थान पर आ गया है। और यह अचानक आई गिरावट दुनिया को चौंकाती है, क्योंकि उम्मीद थी कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ाने के कारण और ऊर्जा संक्रमण को तेजी से आगे बढ़ाने के कारण ऊपर जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। और इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। उदाहरण के तौर पर रिपोर्ट कहती है कि भारत अभी भी बड़े पैमाने पर कोयला पर निर्भर है, यानी भारत की बिजली उद्योग और ऊर्जा प्रणाली का एक बड़ा हिस्सा कोयले पर चलता है और कोयला दुनिया का सबसे प्रदूषणकारी ईंधन माना जाता है। इसीलिए जब तक किसी देश के पास कोयले से बाहर निकलने की स्पष्ट डेट या योजना नहीं होती, उसे उच्च स्कोर नहीं दिया जाता। CCPI ने कहा कि भारत ने अभी तक कोल एग्जिट टाइमलाइन यानी कोयले को पूरी तरह छोड़ने की अंतिम तिथि तय नहीं की है और यही भारत के स्कोर में गिरावट का सबसे बड़ा कारण बना। दूसरा कारण यह बताया है कि भारत की कार्बन प्राइसिंग नीति कमजोर है, यानी देश में कार्बन पर कोई स्पष्ट टैक्स, ट्रेडिंग सिस्टम या मजबूत कॉस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है और कोई भी देश जो उत्सर्जन कम करने के लिए कठोर वित्तीय टूल नहीं अपनाता, उसे रिपोर्ट में कम अंक दिए जाते हैं। तीसरा कारण ऊर्जा उपयोग की दक्षता में कमी है। भारत में ऊर्जा की खपत बढ़ रही है, लेकिन कुशलता उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही, यानी हमारी ग्रिड, उद्योग, मशीनें, वाहन और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी ऊर्जा बर्बादी के मामले में सुधार की मांग करते हैं। चौथा कारण नीति से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट कहती है भारत की नीतियां दिशा सही दिखाती है, लेकिन उनकी रफ्तार और इम्प्लीमेंटेशन बहुत मजबूत नहीं है। और जब तक कोई योजना जमीनी स्तर पर लागू नहीं होती, सिर्फ घोषणा करने में देशों को उच्च स्कोर नहीं मिलता। हालांकि यह सारी आलोचनाएं एक तरफ, रिपोर्ट ने भारत की कुछ बड़ी खूबियों को भी उजागर किया है, जैसे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा अभियान चला रहा है। सोलर पावर, विंड पावर और हाइड्रोजन मिशन भारत में लगातार प्रगति कर रहा है। भारत ने विश्व को इंटरनेशनल सोलर एलायंस जैसी संस्थाएं दी हैं। भारत
इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेजी से बढ़ रहा है और कई रिपोर्टों में भारत को रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ लीडर कहा गया है। इसीलिए CCPI में गिरावट का मतलब यह नहीं है कि भारत का प्रदर्शन खराब है, बल्कि इसका मतलब है कि कुछ चुनौतियां अभी भी बाकी हैं जिन्हें हल करना होगा। अब यदि छात्र इसे एग्जाम पॉइंट से समझें तो यह गिरावट दर्शाती है कि भारत को 3 बड़े मोर्चों पर तुरंत काम करना होगा। पहला, कोयले की निर्भरता कम करना। दूसरा, नवीकरण ऊर्जा के लक्ष्यों में तेजी से हासिल करना। तीसरा, कार्बन प्राइसिंग और जलवायु नीति को और मजबूत करना। रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि भारत में पर्यावरणीय कानूनों की शक्ति काफी अच्छी है, लेकिन उनका पालन कमजोर पड़ता है। इसीलिए राज्यों को इस क्षेत्र में अधिक शक्ति लानी होगी। छात्रों के लिए एक और बड़ी बात समझना जरूरी है कि CCPI में कोई भी देश टॉप 1, 2, 3 रैंक पर नहीं रखा जाता, क्योंकि किसी भी देश का प्रदर्शन पर्याप्त नहीं माना गया। इसीलिए रैंकिंग चौथे स्थान से शुरू होती है और इस दृष्टि से भारत का 23वां स्थान बहुत नीचे नहीं है, लेकिन पिछले साल के 10वें स्थान की तुलना में यह निश्चित रूप में गिरावट है और यह आने वाले वर्षों में भारत के लिए चेतावनी है कि प्रभावी ऊर्जा संक्रमण, कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण और सतत विकास के लक्ष्य को लेकर तेजी से काम करना जरूरी है। अगर हम भारत की महत्वाकांक्षाओं की बात करें तो भारत ने COP26 में लक्ष्य रखा है कि वह 2030 तक अपनी 50% बिजली नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करेगा और 2070 तक नेट जीरो यानी शून्य उत्सर्जन प्राप्त करेगा। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए भारत को अपनी नीति को मजबूत करना होगा। स्टूडेंट्स के लिए यह मुद्दा महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि जलवायु परिवर्तन सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, यह अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, रोजगार, स्वास्थ्य, तकनीक, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ है। और जो देश जलवायु नेतृत्व में आगे रहते हैं भविष्य की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखते हैं। इसीलिए भारत के लिए यह जरूरी है कि वह सिर्फ रैंक सुधारने के लिए नहीं बल्कि खुद अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करें। इस रिपोर्ट का महत्व इसीलिए भी है क्योंकि हर साल यह दुनिया को बताती है कि किस देश की नीतियां वास्तव में कारगर हैं और कौन से देश सिर्फ दावे करते हैं लेकिन काम कम करते हैं। और इस बार भारत की गिरावट ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर किया है कि भारत को अगले 2-3 सालों में अपना लक्ष्य को लेकर और अधिक तेज और स्पष्ट कदम उठाने होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को ऊर्जा संक्रमण में सामाजिक न्याय पर भी ध्यान देना होगा, यानी कोयले वाली जगहों पर काम करने वाले लोगों के लिए नई नौकरियां, नए बिजनेस और नई तकनीकें उपलब्ध करानी होंगी ताकि कोयला क्षेत्र बंद होने से बेरोजगारी ना बढ़े। यह भी कहा गया है कि भारत को ऊर्जा दक्षता पर बड़े स्तर पर अभियान चलाना चाहिए, जैसे LED, EV, हरित भवन, स्मार्ट ग्रिड, बैटरी स्टोरेज और ऊर्जा बचत उपकरण, क्योंकि ये कदम सीधे उत्सर्जन को कम करेंगे। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भारत की ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, उद्योग बढ़ रहे हैं और डिजिटल विकास हो रहा है। इसीलिए भारत को एक साथ 2 काम करने होंगे, ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना होगा और उत्सर्जन को कम करना होगा। यह संतुलन आसान नहीं होता, लेकिन यह भविष्य की सुरक्षा के लिए जरूरी है। रिपोर्ट कहती है अगर भारत आने वाले वर्षों में अपनी नीतियों को मजबूत करे, कोयले की निर्भरता कम करे और नवीकरण ऊर्जाओं को तेजी से आगे बढ़ाए तो वह फिर से टॉप 10 देशों में आ सकता है और यह बिल्कुल संभव है क्योंकि भारत की क्षमता बहुत बड़ी है। अतः छात्रों के लिए सीख यह है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ किताबों का विषय नहीं बल्कि यह आने वाले समय की अर्थव्यवस्था, रोजगार, इंटरनेशनल रिलेशंस, उद्योग और राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा है। और भारत की यह रैंक गिरावट सिर्फ एक डाटा पॉइंट नहीं बल्कि एक अलार्म बेल है जो बताती है कि हमें नीतियों और कार्रवाई में तेजी लानी होगी ताकि भारत भविष्य की हरित अर्थव्यवस्थाओं में नेतृत्व कर सके। इस पूरे मुद्दे को समझना इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आने वाले दिनों में यह खबर हर एग्जाम, हर न्यूज़ शो, हर करंट अफेयर्स मैगजीन, हर सरकारी रिपोर्ट और हर स्टूडेंट डिस्कशन में दिखाई देंगी। और अगर आप इसे गहराई से समझते हैं तो आप न सिर्फ परीक्षा में बल्कि जीवन में भी इस बदलाव का महत्व जान पाएंगे कि क्यों जलवायु परिवर्तन को अक्सर 21वीं सदी का सबसे बड़ा संकट और सबसे बड़ा अवसर कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे दोबारा एक नई लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।